भारत में जाति व्यवस्था की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि इसको उखाड़ फेंकना लगभग नामुमकिन है। कई लोग इसे समझते हैं कि ये एक विचारधारा है, कई लोगों का मानना है कि ये एक केवल व्यक्ति की सोच है। तो इसी चीज के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सारी चीजें की शुरुआत होती कहाँ से, कौन सा एक ऐसा सोर्स है जहां से इस विचारधारा की शुरुआत हुई, आखिर क्या वजहें थी जो इसकी शुरुआत हुई और इसको क्यों खत्म नहीं किया जा सकता। इस सभी के बारे में अब हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले जब भी जाति व्यवस्था के शुरुआत की बात होती है कि आखिर इस व्यवस्था की शुरुआत हुई कहाँ से, तो इसका जो सबसे स्पष्ट रूप से जो वर्णन है जो कि हम आज की व्यवस्था में देखते हैं वो मिलती है एक टेक्स्ट जिसे मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हालांकि सबसे पहले जो इसका आप देखेंगे ना डिस्क्रिप्शन जो भी इसके बारे में बताया गया वो हमारी भगवत गीता में भी इसके बारे में बताया जा चुका है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो जाति व्यवस्था के बारे में बताया गया है वहां पर जो वर्ण हैं वो चार हैं, सेम जैसे कि अभी हैं वैसे ही पहले भी थे वर्ण, लेकिन इनमें एक चीज के डिफरेंस था। ठीक है, जो डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब पहले बात होती थी जाति व्यवस्था के बारे में तो वहां पर कोई ऐसा नहीं था कि जन्म के आधार पर आपकी जाति डिसाइड की जाएगी, बिल्कुल नहीं। आपके कर्मों के आधार पर आपकी जाति डिसाइड की जाएगी, जो कि एकदम ठीक भी था। बिल्कुल आप जैसा कर्म करेंगे तो वैसे ही आपकी जाति होगी। अगर आप लड़ाई करते हैं, ठीक है, आप सेना में भाग लेते हैं तो भले ही आपका जन्म किसी भी क्लास में मतलब किसी भी वर्ग में हुआ हो या किसी भी फैमिली में हुआ हो, लेकिन आप क्षत्रिय ही माने जाएंगे। अगर आप पूजा पाठ करवाते हैं तो भले ही आपका जन्म कहीं भी हुआ हो आप ब्राह्मण ही माने जाएंगे। तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था थी। अब देखिए ये व्यवस्था बनाई क्यों गई, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि ये व्यवस्था बनाई क्यों गई। अब आप एक कॉमन सेंस देखिए, जब भी एक जगह आप रह रहे हैं, ठीक है, हर इंसान को सरवाइव करने के लिए अलग अलग चीजें चाहिए होती है। जैसे किसी को खाना भी चाहिए, खाना अगर दूर हो रहा है, जैसे फसल दूर से काटी गई तो यहाँ तक कोई लाने वाला भी चाहिए, उसे बेचने वाला चाहिए, फिर उसे बनाने वाला चाहिए, फिर उसे खाने वाला चाहिए, फिर उसके बदले में पैसे देने चाहिए। तो ये सब काम होते हैं लोगों के, लेकिन एक ही इंसान तो ये काम कर नहीं सकता है। इसीलिए अलग अलग इंसानों को अलग अलग काम दिया जाता है ताकि एक सोसाइटी अपने आप को मेंटेन कर सके और एक पर्सन जो है दूसरे पर डिपेंड होके रह सके। ठीक है, और इनसे क्या होता है, उनमें कॉपरेशन भी बना रहता है। अब इन वजहों से ये सारी चीजों को बनाया गया। लेकिन मामला बिगड़ता कहाँ है, मामला यहां बिगड़ता है जब 200 एडी और 200 बीसी यानी 200 बीसी से लेके 200 एडी में एक किताब लिखी गई जिसका जिक्र अभी मैंने किया, मनुस्मृति का। ठीक, और मनुस्मृति को लिखा किसने, ऋषि मनु ने। तो जितने भी जो सवाल खड़े होते हैं वो मनु की जो विचारधारा है, जो भी बातें मनु ने मनुस्मृति में लिखी उनके ऊपर होता है। हालांकि यहां पर एक बात और, एक यहां पर अपवाद और देखने को मिलता है कि जो मनुस्मृति है वो पूरी मनु ने नहीं लिख दी है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो डेट जो मैंने अभी आपको बताई है 200 बीसी से 200 एडी तक लिखी गई है। तो आप एक अंदाजा लगाइए, 400 साल तक तो कोई इंसान जिंदा रह नहीं सकता है। ठीक, 400 साल तक कोई इंसान जिंदा रहेगा नहीं। तो ये माना जाता है कि कुछ लोगों ने मतलब कई लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन वो जो कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है वो एक ही लाइन पर चल रहा है। ठीक है, एक ही तरीके के विचारों को वो पाल रहे हैं और अपने अपने स्टाइल में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जो उसका मूल आधार है वो यही है। जाति व्यवस्था को पूरे समझाने की कोशिश करता है और एक नई प्रकार की विचारधारा लाकर लोगों के ऊपर थोप दी जाती है यहाँ पर। और ना केवल कास्ट के बारे में बात कही गई है बल्कि महिलाओं के अधिकारों को भी लेकर बहुत सारी चीजों की बात की गई है। और कहा यह जाता है कि ये कोई ऐसी किताब नहीं है जो कि राजनीति से प्रेरित हो। ठीक, इसको ऐसे कहा गया है कि ये समाज के जो सिद्धांत होते हैं, समाज का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, समाज को स्टेबल और स्थिर करने के लिए इस किताब को लिखा गया है। क्योंकि पहले बहुत ज्यादा अस्थिरता होती थी, लोगों को क्या काम करना है, किसको क्या काम नहीं करना है, ऐसे हुआ करता था। ठीक है, तो उस चीज को देखते हुए ये कहते हैं, ऐसा इन सबका मानना है जो किताब जो बेस्ड है उनका। ठीक है, मैं कोई अपनी पर्सनल विचारधारा यहां पर नहीं बता रहा हूं, बल्कि जो किताब के बारे में कहा जाता है, जो भी हिस्टोरियंस है जिन्होंने यहां पर स्टडी कर रखी है उसके बारे में, उन्हीं की एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको चीजें बता रहा हूं। तो जब ये किताब लिखी गई तो इसमें यह कहा गया जो जाति व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर इन्होंने फिक्स कर दी। ठीक है, यहां पर जो जाति व्यवस्था
जन्म के आधार पर फिक्स कर दी। पहले क्या होता था, पहले कर्म के आधार पर फिक्स होती थी, और जाति व्यवस्था यहां पर इन्होंने अब जन्म के आधार पर फिक्स कर दी। और जैसे ही ये जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर फिक्स हो गई, तो यहां पर हमें तभी से देखते हैं कि शोषण होना चालू हो गया। ठीक है, एक पर्टिकुलर वर्ग जो जहां पर जन्म लेता है उसकी एक कैटेगरी बना दी गई है कि अगर आप ये काम करते हैं आप शूद्र हो गए। पहले ब्राह्मण को रखा गया, क्षत्रिय रखे गए, वैश्य रखे गए, व्यापार करने वाले, और उसके बाद में शूद्र को रखा गया, जिन्हें आज के टाइम में दलित नाम से जाना जाता है। दलित हो गए, महाजन हो गए, ऐसे ऐसे नामों से माना जाता है। और इनके लिए एक काम फिक्स्ड कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए काम तो फिक्स्ड किया गया, और ये काम कोई ऐसे नहीं है कि जिन्हें आप करके एकदम सम्मानजनक ऐसे प्रतिष्ठा आपको महसूस हो रही हो। ठीक, जितने भी जो निचले काम थे, ठीक है, झाड़ू लगाना, पोछे लगाना, ऐसे ऐसे काम दिए गए। खैर, हालांकि ये जैसे हमारी जो डेली रूटीन होती है, ठीक, उसके लिए तो ये जरूरी होता है, लेकिन जब आप ये किसी एक इंसान पे थोप देते तो आप उसकी लाइफ के बारे में इमेजिन कीजिए ना। एक बार इमेजिन कीजिए, जैसे कि डिस्क्रिप्शन दिया जाता है इतिहास में कि जब इनको चांडाल, ठीक है, इनको चांडाल के मलेच्छ के नाम से जाना जाता था। और होता क्या था कि जो बड़े वर्ग के लोग होते थे, जैसे जो बड़े वर्ण के लोग होते थे, वो इनकी छाया तक अगर उनके ऊपर पड़ जाए तो अपने आप को अछूत मानते थे। तो आप सोचिए, अगर हम सब क्या है, हम एक मानव ही तो है, हम सारे के सारे एक इंसान है। भगवान ने सबको बनाने में कोई ऐसी कमी या खामी नहीं रखी, भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन भेदभाव यहां पर लोगों के विचारों द्वारा पैदा हो गया। तो लोगों ने क्या होगा, इनको अछूत मानने लगे कि जैसे आएंगे इनकी अगर आप पे परछाई पड़ गई तो आप अछूत हो गए, फिर आपको नहाना पड़ता है या कोई अलग अलग तरीके के कर्म कांड करवाने पड़ते हैं पंडितों के द्वारा। तो यहां पर ये बात की गई, और उन्हें अपने पीछे एक झाड़ू मतलब टांग के घूमना पड़ता था, और आगे एक थाल सी लटका लेते थे, जिसमें अगर उन्हें थूकना भी होगा तो उस थाल में थूकेंगे, रोड पे नहीं थूक सकते थे। ठीक है, और रोड पे नहीं थूक सकते थे, और यानी जहां कदम से चल रहे हैं वहां पीछे पीछे झाड़ू साफ करती रहेगी कि आपकी धूल भी किसी को नहीं लगनी चाहिए। ठीक, आप सोच सकते हैं अगर आपके साथ में कभी कोई ऐसा व्यवहार करे तो आपको कैसा फील हो सकता है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में, ठीक, जिनका संविधान में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उनके कंट्रीब्यूशन के बगैर संविधान की कल्पना कर पाना ही बेहद मुश्किल रहा है। ठीक, इतने एजुकेटेड पर्सन, सबसे एजुकेटेड पर्सन अपने समय के, और उनका जीवन कैसे बीता, जब उनका बचपन था, ठीक है, बचपन के समय में उनको अपनी कक्षा के बाहर बिठा दिया जाता था। यानी 40 लोग, आप इमेजिन कीजिए एक बच्चे के दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ता होगा जब 40 बच्चे डेस्क पे बैठे हुए हैं, और एक बच्चे को, दो बच्चों का या 3-4 बच्चों को जो कि एक पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करते हैं, उनको कक्षा के बाहर जमीन पर बिठा दिया जाता है, ये कहते हुए कि आप निचली जाति से बिलोंग करते हैं, आप ब्राह्मण लोगों के बच्चों के बीच में नहीं बैठ सकते हैं, और इनके बराबर की आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ही इतनी छोटी सी उम्र में बचपन पे उनकी मानसिकता पे ये प्रभाव पड़ जाता है। तो इसकी जो आप देखते हैं कि जो नींव रखी गई, जो इसका आधार माना जाता है, वो मनुस्मृति को ही माना जाता है। इसीलिए जब आंदोलन चालू हुआ, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद में जो दलित हैं उनको संगठित करके एक जो मूवमेंट चलाया, सबसे पहले हम देखते हैं जैसे 1924 से 1927 का पीरियड आप देखेंगे तो ये ऐसे ही दलित जो महार मूवमेंट के नाम से जाना गया महाराष्ट्र में, वो उसकी शुरुआत होती है। वहां पर उन्होंने ये जो जाति व्यवस्था है, ये जो मनुस्मृति में जो भी पूरी जाति व्यवस्था के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया, तो उसको खारिज किया। ठीक है, उसको खारिज किया, और उन्होंने मांग की कि क्या बोलते हैं, हम भी इंसान है, हम भी आपकी तरह इंसान है, और हमें भी एक प्रतिष्ठित जीवन जीने का पूरा अधिकार है। जो ये छूत और अछूत की जो व्यवस्था बना रखी है, उसको एक तोड़ने की बात की गई, ब्रेक डाउन की बात की गई, शिक्षा को प्रमोट किया गया कि आप शिक्षित होएं और अपने अधिकारों के लिए लड़ें और अपने अधिकारों का एंजॉय करें जो भी संविधान के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि इतनी पूरी लड़ाई के बावजूद, ठीक, अब ये जो विचारधारा थी वो एक लंबे समय से चली आई, और जब लंबे समय से चली आई तो ये लोगों के दिमाग में घर कर गई। लोगों ने ऐसे ही सोच लिया कि ये विचारधारा कोई ऐसी विचारधारा नहीं है जो कि एक इंसान की बनाई हुई है, बल्कि ये एक ऐसी विचारधारा है जो कि खुद भगवान ने बना के भेजी है। ठीक,
कई जगह पे जो बात की जाती है, क्योंकि जब मनु भी इस चीज़ों को लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि ये मेरी पर्सनली विचारधारा यानी व्यक्तिगत रूप से मैं इन विचारों को लिख रहा हूँ, ये भगवान की मर्जी है, ठीक है। तो लोगों में क्या डर था, लोगों में भगवान का डर था कि अगर हम भगवान की कहा नहीं मानते हैं तो हमारे यहाँ पर अकाल आ जाएगा या कुछ इस तरीके की त्रासदी देखने को मिल सकती है। तो ऐसा लोगों ने जो मानना है वो चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब इस जाति व्यवस्था की जड़ें जो है हमारे भारत में बहुत ही तेज होने लगी। कई तरीके का शोषण आप देखते हैं, और शोषण भी ऐसा मतलब बहुत ही निचले स्तर का शोषण किया जाता था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया जाता था। और आज भी देखेंगे, आज भी इसके समय में जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो ये पूरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी जो जननी थी, उन्होंने पूरी लड़ाई की और इस व्यवस्था के आगे उन्होंने काफ़ी लोगों को अवेयर तो किया, लेकिन अंत में आप देखते हैं कि उन्होंने भी दूसरा धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय में अपना लिया था हिंदुइज्म को छोड़ के। उनकी कुछ लाइनें भी है जो कि वो कहते हैं कि एज अ हिंदू पैदा होना, जो हिंदू पैदा होना वो तो मेरे हाथ में नहीं था कि मैं किस धर्म किस जाति में पैदा हूँ, वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मरना किस धर्म में मैं मरूँ, किस धर्म का होके मैं मरूँ, ये मेरे हाथ में है। तो इन्होंने हिंदू जो रूढ़िवादी विचारधारा जिसको बोली जाती है वो मनुस्मृति के कारण उन्होंने बताई कि जो मनुस्मृति है वो एक ऐसा टेक्स्ट है जो हिंदुइज्म में एक रूढ़िवादी विचारधारा को जन्म देता है। और ये रूढ़िवादी विचारधारा इतनी मजबूत हो गई है क्योंकि इसके लोग इतने बड़े बड़े स्तर पर पहुंच चुके हैं कि इस विचारधारा को ख़त्म कर पाना लगभग नामुमकिन हो गया है। ठीक, अब आते हैं आज के समय में। अब इसका राजनीतिक इस्तेमाल कैसे किया गया? राजनीतिक इस्तेमाल इस तरीके से किया गया जब लोगों ने, ठीक है, दलितों को इसके बारे में अवेयरनेस हुई। तो जब राजनीति की बात आती है, जब सत्ता के बात आती है तो यहाँ पर कमेटियां बनाई गई, ठीक है, कमेटियां बनाई गई और कई आप दल देखेंगे जैसे कि बसपा भी हो गए या मतलब बिहार में नीतीश जी की सरकार हो गई। तो ये भी क्या है, ये जातियों पर बेस्ड पार्टियां हैं, यानी राजनीति ने अब जाति का मुद्दा पकड़ लिया, ठीक है। और ये क्योंकि ये जाति का मुद्दा इतना मजबूत था, क्योंकि दलितों की संख्या कोई छोटी मोटी संख्या तो थी नहीं, तो दलितों को एक क्या किया, सेंट्रलाइज कर लिया, ठीक है, पोलराइजेशन कर लिया उनके वोटों का कि हम आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में लड़ाई कैसी थी? लड़ाई अपने लालच के लिए थी, ठीक। अगर मायावती जी की बात करें, जब उन्होंने पार्टी बनाई उन्हें सपोर्ट मिला, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब गुजरात में गठबंधन कर लिया था बीजेपी के साथ में तो अपनी एक इमेज घटा दी, जिससे एक स्पष्ट रूप से ये साबित हो जाता है कि जो राजनीति होती है वो किसी के पक्ष में नहीं होती है, ठीक है, सब अपने अपने फायदे के लिए करते हैं। और यहाँ पर मुद्दा उठता भी रहता है कि अब भाई, अब कई लोगों का ये भी रहता है कि रिजर्वेशन के मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। अब रिजर्वेशन का मुद्दा किस लिए लाया गया? एक अंबेडकर ने बात की गई कि आप हमें, गांधी के सामने ये प्रस्ताव रखा गया था कि आप हमें जो एक रिजर्वेशन दीजिए, पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन दीजिए ताकि हम अपनी जाति को रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि आप तो हमारे लिए कानून बनाएंगे नहीं, तो हमें अपने लिए कानून बनाना पड़ेगा। तो इनकी बातों को मान लिया गया था, ठीक। हालांकि वो उतनी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता है कि अगर आप बड़े बड़े जो पोजीशन देखेंगे ना, वहां पर आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि जो छोटी जाति का बिलोंग करता हुआ आपको मिल जाएगा, जो बड़े बड़े पोजीशन हो गई, ठीक। वहां पर अभी भी जो एलिट क्लास हो गई, एलिट क्लास में जो अपर कास्टें हो गई, उन्हीं का डोमिनेंस आपको देखने को मिलता है। तो पूरी व्यवस्था वहां पर कंट्रोल्ड की जा चुकी है, ठीक। और एक ऑप्शन यहाँ पर, मतलब एक जो सवाल है वो यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि अगर लोग रिजर्वेशन खत्म करने की बात करते हैं, ठीक है, मान लिया कि रिजर्वेशन जो एक पहले समय में जरूरी था, ठीक, पहले के समय में जरूरी था, और उसके बाद में जैसे मंडल कमेटी बनाई गई, ये जो रिकमेंडेशंस हो गई, ये सारी अपनी एक समय के अकॉर्डिंग चली, लेकिन उन्होंने एक लिमिटेड समय के लिए बनाया और उसके बाद भी आप देखते हैं कोई इम्प्रूवमेंट हो नहीं पाई। अब इम्प्रूवमेंट हो क्यों नहीं पाई? क्योंकि उन्हीं के जो लोग थे, जो लीडरशिप कर रहे थे ना, उन्होंने अपने घर भरे, ठीक है, अपने घर भर रहे थे, ना कि पूरी जाति के लिए उन्होंने लड़ाई की। इसीलिए आप आज भी देखेंगे ना, तो जो एससी और एसटी की जो सीटें होती हैं वैकेंट, आप कॉलेज में अगर एक बार जाके देखेंगे ना, या यूपीएससी में ही आप देख लेंगे, तो एससी और एसटीओ की सीटें भर नहीं पाती हैं, वैकेंट सीटें रह जाती हैं। अगर 50 सीट भी है ना, 50 भी एससी बच्चे नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि भाई बेसिक जो चीज़ें होती हैं, बेसिक एजुकेशन ही आपने प्रोवाइड नहीं की तो बंदा उस लेवल तक कहाँ पहुँचेगा। तो वहाँ पर लीडरशिप की तो एक
है तो कि गवर्नमेंट अपना प्रोवाइड कर रही है, लेकिन वो चीज़ फुलफिल नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि जो लीडरशिप, जो उनको लीडर एक जो एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही पीछे कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो एक तो बात ये रही, और दूसरी बात ये कि अगर आप सवाल उठाते हैं कि रिजर्वेशन के ऊपर, तो रिजर्वेशन में आप ये भी देख लीजिए ना कि जब चीज़ों को बराबर बांटने की बात आती है, तो क्यों ऐसा होता है कि जब भी सफाई करने की बात आती है या एमसीडी में भर्ती करने की बात आती है, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, तो उसमें क्यों एक ही पर्टिकुलर जाति के, एक ही पर्टिकुलर मतलब जो आप कहते हैं वर्ग के लोग जाए, एक ही वर्ण के लोग जाए। तो इसमें भी आपको देखना चाहिए कि फिर इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि अपर कास्ट का भी इसमें काम कर ले। कि अभी आप किसी से बोलिए, झाड़ू लगाने की बात कीजिए, चाहे जो वैश्य हो गए, क्षत्रिय हो गए, या फिर ये ब्राह्मण हो गए, तो क्या इनमें से कोई करने को राजी होगा? बिल्कुल डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि एक विचारधारा बन चुकी है। इसी तरीके से तो ये लोग करते हैं, हालांकि सब जानते हैं कि इनके बगैर काम तो नहीं चल पाएगा। ठीक, अब ये बात रही, ये तो सवाल रहा। अब इसमें सवाल ये भी उठता है कि ये आप देखते हैं ना कि एक विचारधारा की तरह चल रही है आदि है, और ऐसा होता है कि इंसान मरता है लेकिन विचारधारा कभी खत्म नहीं होती है। ठीक, विचारधारा जल्दी खत्म नहीं होती है, क्योंकि पूरे समाज को बदलना पड़ता है, इस पूरी व्यवस्था को। जब आप एजुकेटेड होंगे तो उसी के बाद ही आप इस पूरे समाज में कुछ ना कुछ धीरे धीरे करके समय के साथ में बदलाव ला सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, रिजर्वेशन में अगर हम बात करें ना, तो एक चीज़ है, एक चीज़ यहाँ पर मुद्दा जो है वो थोड़ा स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है कि आप उन लोगों को समर्थन दें कि जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, भले ही वह क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, ये मतलब शूद्र या वैश्य, किसी भी चारों वर्णों से आते हो, उनको आप रिजर्वेशन दें। तो सरकार ने इसके बारे में सोचा, और जब ज़्यादा प्रेशर बनने लगा तो ईडब्ल्यूएस, जो कि आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करते हैं, उनके लिए कोटा अब आ गया। ठीक है, तो जो भी 50% वैसे तो होना चाहिए, वैसे तो 50% कोटा होना चाहिए, लेकिन अब जो है वो बढ़ा के ज़्यादा कर दिया। ठीक, मतलब ओवरऑल कि 100 में से आप इनसे ज़्यादा लोगों को दे सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर इन्होंने वीकर सेक्शन के लिए कोटा प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ एक मुद्दे को आपने दबा दिया। ठीक है, कि अब चलो जिसके पास पैसे भी नहीं है वो भी इन जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट ले सकता है। ये रहा मुद्दा। ठीक, तो लेकिन इस विचारधारा को ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले हम सभी के सभी लोग एक मानव हैं, और हमारे कुछ मानव अधिकार हैं। हम किसी इंसान को कमज़ोर करके उससे एक पर्टिकुलर काम नहीं करवा सकते। ठीक, और वो करवाना भी बेहद ही गलत होता है। अगर एक इंसान जो आपके मलमूत्र साफ कर देता है, लेकिन वो आपके कमरे में आता है, तो वो अछूत कैसे माना जा सकता है? ठीक है, जिससे आप छोटे मोटे काम करवाते हैं, शादियों में काम करवाते हैं, बर्तन वो धोता है आपका, लेकिन वो आपके बर्तन में खा नहीं सकता है। ठीक है, आपके यहाँ पर आ नहीं सकता है। आप उसको देखेंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे। और आज भी ये देखेंगे ना, ये विचारधारा जो है, ये विचारधारा, ये अगर आप अभी भी गांव में चले जाएंगे तो बहुत ये विचारधारा बहुत ही ज़्यादा प्रिवेल्ड मतलब प्रचलित है। ठीक, सिटी में तो आप देखेंगे, सिटी में क्या है, जो कानून होती है, कानून व्यवस्था थोड़ी उनके मुकाबले काफ़ी मजबूत है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें स्पष्ट तौर पर देखने को नहीं मिलती हैं। हालांकि मन में ये चीज़ सोची जा सकती है, कई लेवल पे आपको पोजीशन पे देखने को मिल सकती है, लेकिन स्पष्ट तौर पर आप नहीं कह सकते, क्योंकि पीपल आर मोर अवेयर अबाउट दिस इन द सिटीज़। ये चीज़ है, तो आप पूरी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। तभी जो ये मनुस्मृति है, इसको इन्होंने क्या किया, जितनी बार जो ये मूवमेंट होता है ना, महार मूवमेंट, महार यही छोटे जाति जिनको बोला गया, उनके मूवमेंट में, तो इसमें मनुस्मृति को जलाया जाता है, क्योंकि इसी को जड़ माना जाता है हिंदूवादी जो सोच है, मतलब रूढ़िवादी हिंदुइज्म में जो सोच है उसकी। तो यहाँ से सब चीज़ों की शुरुआत होती है, और जैसे ही वो कहते हैं कि इसी टेक्स्ट के जरिए ये जो विचारधारा, इसको प्रिवेल किया गया और लोगों को एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया गया, तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले मनुस्मृति को आग लगाई, और उसके बाद में ये जो प्रोग्रेस था, कई लोगों ने जो मनुस्मृति को आग लगाई। तो अब यहाँ पर एक कॉमन सी बात ये हो सकती है कि एज अ पर्सन, ठीक है, एज अ इंडिविजुअल, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इंसान कैसा भी हो, ठीक है, उसकी जाति कुछ भी हो, ठीक, आपको देखना चाहिए उसका करेक्टर कैसा होना चाहिए। ठीक है, आप उसके करेक्टर के बेसिस पे जज कीजिए, आप उसके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जज कीजिए, और इस लेवल से
आप जो है हम इक्वालिटी की तरफ मूव कर सकते हैं, जो कि एक लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो ये थी पूरी वीडियो जिसमें मैंने आपको रिजर्वेशन से जुड़े हुए, मनुस्मृति से जुड़े हुए इशू के बारे में बताया। और आपकी भी क्या जो राय है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।